हा देवांचा देव गणपती सर्वाहुनी वेगळा। है कि अभिनय क्या है आपके लिए? सहजता है। कई बार अपनी जिंदगी जीते जीते असहज हो जाते हैं, लेकिन आपको स्टेज पे सहजता के साथ जाना है। एक साल में 90 शो किए। मुझे पंकज कपूर भी बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अब आजकल दिखाई नहीं देते वो। कई ऐसे हैं कि जो अपनी लिमिटेशंस के बावजूद भी एक बड़ा ऊंचा स्थान हासिल कर लेते हैं, जिसमें संजीव कुमार जी का नाम है। जी, कोई ऐसा वर्ग है, कोई स्पेशली कोई ऐसी चीज है जो आप बदल देंगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए सोसाइटी में बिल्कुल भी? बहुत सिंपल सा गणित है। हमारे यहाँ पहले मकान के दरवाजे पे, मेन दरवाजे पे ड्योढ़ी हुआ करती थी। वो ड्योढ़ी कहने को था कि बाहर की धूल अंदर ना आए, उसके साथ ये भी था कि अंदर का कचरा भी बाहर न जाए। हमारे समाज में होने वाली न जाने कितनी घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं भी उसमें शामिल हो सकती है, लेकिन राजनीतिक किसी कैरेक्टर को लेके मैंने कुछ किया हो या ऐसा नहीं। किसी स्क्रिप्ट में वो राजनीति आ जाए वो अलग बात है। श्लीलता और अश्लीलता वाला भी एक डिफरेंस है। कितना दिखाना चाहिए, क्यों दिखाना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म आया तो उसके अंदर न जाने कितनी सारी चीजें आने लगी हैं, क्यों आने लगी हैं। आप रियलिस्टिक वे की बातें करते हो तो रियलिस्टिक के कारण सारी रियलिस्टिक चीजें दिखाओगे क्या। ये मुझे ना बिना नाक पे हाथ रखे छींकने की आदत है, तो घर में छींक लूँ ना। बाहर जाऊंगा तो मुझे एक वो रेस्ट्रिक्शन जो है समाज के, वो मुझे फॉलो करना चाहिए। एक जमाने में प्रेम दिखाने के लिए, चुंबन दिखाने के लिए दो फूलों को साथ में लाया जाता था ना। अब क्या रहा है, शादी ब्याह हो रही है ना, तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि शादी हो रही है, तो इसकी बारात, रास्ते में बारात निकालने की क्या जरूरत है भाई। ऐसा कौन सा तीर मार लिया है। सर खुशी मनाते हैं ना वो लोग तो। जैसे मैं बैंक में नौकरी करता था जी, 34 साल मैंने नौकरी भी की, और 34 साल की नौकरी के बाद जब मैंने रिटायरमेंट बीआरएस लिया, उसके बाद फिर मैं कुछ सिनेमा में या ओटीटी में या कमर्शियल एड की तरफ शामिल हुआ, नहीं तो उसके पहले नहीं हुआ। तो बैंक की नौकरी मेरे पेट भरने का साधन थी, और थिएटर जो है मेरे मन भरने का साधन था। तो ने ऐसा लेख लिखा कि आखिर तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये इस घटना के पक्ष में लिख रहे हैं या विपक्ष में लिख रहे हैं। तो ये भी कला है। अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो आप उसको कंफ्यूज कर दो। और बड़े खुशकिस्मत हो आपकी, आपको चाय की आदत लगी है। नहीं तो थिएटर करने के कारण से तो कई बार मैं बदनाम हो गए, कैसे नाटक वाले हो तुम यार, तुम सिर्फ चाय पीते हो। हेलो, वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। और आज लिविंग यूनिकॉर्न के जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है श्रीराम जोग, जो कि इंदौर में मराठी और हिंदी थिएटर करते हैं। 40 साल से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस रह चुका है। नाट्य भारती नाम का थिएटर ग्रुप है जो 1950 से काम करता हुआ चला आ रहा है। सर जो हैं वो उसे संभालते हैं, डायरेक्टर भी हैं और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। सो आज हम उनसे बात करेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन लिविंग यूनिकॉर्न्स, और आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? एकदम मस्त। सर, अभी अपनी जो नाट्य संस्था है, नाट्य भारती नाम से, उसके बारे में कुछ बताइए। ये संस्था 1955 में स्थापित हुई है, और बड़े प्रतिष्ठित लोग इसके संस्थापक रहे हैं, जिनमें प्रमुखता से नाम है पत्रकार राहुल बारपुते जी, बाबा डी के नटश्रेष्ठ, वो प्रमुख है। फिर राहुल बारपुते जी आते हैं, फिर चित्रकार विष्णु चिंचालकर जी आते हैं, और सुमन दांडेकर ये गायिका रही है। तो ये चारों ने अपना अपना ओरा जिया है। चारों नहीं है, 1996 में बाबा डी के साथ भी गुजर गए, लेकिन संस्था अभी भी चल रही है जी। तो ये मेरे अंडर में यूँ मान के चलो कि दूसरी पीढ़ी चल रही है, अब तीसरी पीढ़ी में आने की तैयारी है। तो 1955 से तो मैं तो 80 से शामिल हुआ उसमें, तो बहुत शौक है। बहुत। कैसे नाटक पसंद है आपको? नहीं, सभी प्रकार के। हम लोग शुरू में हिंदी करते थे, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्राम भी किया करते थे, सॉन्ग एंड ड्रामा डिपार्टमेंट के। फिर गणेश उत्सव में शो करते थे, हिंदी और मराठी दोनों। नवरात्रि में भी, नवरात्रि में गरबा तो पिछले कुछ 25 सालों से शुरू हुआ है, लेकिन उसके पहले नवरात्रि में भी नाटकों के शो हुआ करते थे। तो मनोरंजन प्रधान कॉम्पिटिशन्स होती है महाराष्ट्र में, तो गंभीर नाटक, हिंदी नाटक, एकल अभिनय भी काफ़ी किया है मैंने। तो ऐसा कुछ लिमिटेड दायरा नहीं है जी। पर हाँ, हमारे समाज में होने वाली न जाने कितनी घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं भी उसमें शामिल हो सकती है, लेकिन राजनीतिक किसी कैरेक्टर को लेके मैंने कुछ किया हो या ऐसा नहीं। किसी स्क्रिप्ट में वो राजनीति आ जाए वो अलग बात है। यूँ कहें कि किसी प्रकार का यही करना चाहिए ऐसा आग्रह नहीं है, दुराग्रह तो बिल्कुल भी नहीं है। 40 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है आपका। कैसे शुरू हुआ ये सफ़र आपका? ये मैं 12 साल का था तब से शुरू हुआ। 12 साल तब मैं मंदसौर में रहता था, और ये महाराष्ट्र गणेश उत्सव जो होते हैं उसमें एक पात्री अभिनय किया था मैंने उस वक्त।
मेरे आई के कहने से। मेरी माता बड़ी प्रमोटर रही है मेरे लिए, तो उन्हीं के कहने से वो किया और लोगों ने बड़ा पसंद भी किया। 12 साल के बच्चे को जो एक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो भी काफ़ी अच्छा सा मिला। पर वो कोई स्टार्ट नहीं, पर हो सकता है कि कीड़ा वहाँ से शुरू हुआ हो चलना, ये कहा जा सकता है। और फिर यहाँ इंदौर में जब हम आए तो 1974 में आए, 1974। फिर उसके बाद से फिर पिताजी के ट्रांसफ़र के कारण से यहाँ तक आए हैं। फिर इसके बाद उनकी फिर ट्रांसफ़र हुई, पर मेरा परिवार, आई और मेरी बहन, हम लोग गए नहीं। हम यही इंदौर में रहे। इंदौर एक सांस्कृतिक नगरी है, जी। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलने लगी। तो फिर यहाँ पे हमने थिएटर करना शुरू किया। पर किसी एक नाटक को, मेरे भूमिका को देख के मेरे गुरु बाबा साहब डीके ने किसी एक रोल के लिए मुझे इस नाट्य भारती के लिए आमंत्रित किया 1979 में, 79 में। लेकिन उसके बाद फिर 80 से रेगुलर चलता रहा। रेगुलर थिएटर करने लगे आप? उनके साथ काम चला और बहुत किया। मतलब एक वक्त था कि हमने 1984 में एक साल में 90 शो किए। एक साल में? अरे वाह। जो यहाँ पे ये नॉन कमर्शियल स्टेट है ना, महाराष्ट्र नहीं है जी। क्योंकि कमर्शियल नाटक होते हैं, तो ये कमर्शियल नाटक नहीं है, सब शो किया है। पर हमने 90 शो किए थे। किसी एक नाटक की नहीं, 4, 5, 6 नाटकों के किए तो थे। जैसे कमर्शियल, क्योंकि प्रॉब्लम आती ही है थिएटर में, हमने देखा है कुछ लोग कर पाते हैं कमर्शियल शोज, पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये आर्ट को ज़्यादा डेडिकेटेड चीज़ है, इसमें आप पैसे कमाने का कोई वैसा सोर्स नहीं रहता। दो कंसेप्ट है इसमें, दो कंसेप्ट है। आप थिएटर करना चाहते हैं आज की तारीख में तो वो है ही कि आप इसमें करियर करना चाहते हो क्या। जी। तो थिएटर में करियर बड़ा मुश्किल है कि जिसमें आप पैसा कमा रहे हो, क्योंकि आपको थिएटर से सेलुलाइट की तरफ जाना है, आपको कैमरा फोकसिंग करना है और उसी में पैसा है। अगर आपको घर चलाना है तो, और शौकिया तौर पे करना है तो आप आपके घर चलाने का, आपके जीवन यापन का एक कुछ नया साधन ढूंढ लीजिएगा। जैसे मैं बैंक में नौकरी करता था जी। 34 साल मैंने नौकरी भी की, और 34 साल की नौकरी के बाद जब मैंने रिटायरमेंट बीआरएस लिया तो उसके बाद फिर मैं कुछ सिनेमा में या ओटीटी में या कमर्शियल एड की तरफ शामिल हुआ, नहीं तो उसके पहले नहीं हुआ। तो बैंक की नौकरी मेरे पेट भरने का साधन थी और थिएटर जो है मेरे मन भरने का साधन था। तो इसके कारण से थिएटर होता रहता है, पर आपको करियर करना है तो फिर आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो सिनेमा की तरफ कभी रुझान करने का सोचा आपने? बैंक में जब था तब तक तो नहीं, क्योंकि इतनी छुट्टियां नहीं मिलती थी। लेकिन बैंक से रिटायर्ड हुआ मैं लगभग 10-11 साल पहले की बात है, मतलब 2014 में, 2013 में। तो उसके बाद मुझे पैडमैन का ऑफर आया था, तो पैडमैन में काम किया मैंने। एक राक्षस नाम की फिल्म है, उसमें काम किया। पर वो सब यहीं बैठ के, मतलब कई बार ऐसा होता है कि अरे सर आप मुंबई में नहीं है तो आप यहीं रहने आ जाओ ना, या ऐसा। तो मैंने कहा नहीं यार, अब स्ट्रगल करने की उम्र खत्म हो गई। अगर लगता है किसी को कि मैं कुछ काम कर सकता हूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ ना। कुछ आजकल तो ऑडिशन भी यहीं से देते हैं हम लोग। जी। घर से आप दे हाँ, तो करियर ओरिएंटेड सिनेमा का भी नहीं रहा, नाटक भी नहीं रहा। पेंशन मिलती है उसमें जी रहे। सही बात है सर। सर अभिनय, क्योंकि आपने जिया है बहुत करीबी से, मैं ये बोलूँगी, तो क्या है आपने किस परिभाषा में देखा है कि अभिनय क्या है आपके लिए? सहजता है। आप कई बार अपनी ज़िंदगी जीते जीते असहज हो जाते हैं, लेकिन आपको स्टेज पे सहजता के साथ जाना है। तो अभिनय सबसे पहले कि जो भी भूमिका कर रहे हैं आप, वो कितनी सहज हो सकती है इसकी तरफ ध्यान देना है। और जो हमेशा कहा जाता है कि सच का आभास कराना है ना। सच तो है ही नहीं, सही बात है। पर कम से कम आने वाले दर्शक आपके साथ मिक्स हो जाए, आप में घुस जाए, आपको फील करने लगे, आपकी कंटेंट को फील करने लगे, इतना आपको उनके साथ मिक्स हो जाना है। तो अभिनय है, सहजता है। सर एक्टिंग के अलावा कैसी लाइफ है आपकी? क्या पसंद करते हैं आप आपके जीवन में? मैं शुद्ध निर्व्यसनी हूँ। अच्छा। मेरे को कुछ किसी प्रकार का व्यसन नहीं है। व्यसन है तो नाटक का, अभिनय करने का, डायरेक्शन करने का। चित्रकार भी हूँ, तो कला से हाँ सर, उसके संबंधित बारे में भी बताइए कुछ कि चित्रकार भी, पेपर कोलाज करता हूँ मैं। जी। शो किया, उसको कमर्शियल कभी किया नहीं। वक्त नहीं है। दोनों माध्यम जो है, चित्रकला क्या और ये नाट्य कला क्या, ये दोनों बहुत सा वक्त लेते हैं। तो दो विधाओं में इतना वक्त देने लायक मेरी नौकरी नहीं थी। मैं बैंक की नौकरी 10:30 से 5:30 ईमानदारी से करता था। सही बात है। और उसके बाद जब छोड़ी है नौकरी तो फिर सिनेमा की तरफ आया ना, तो थिएटर चलता तो था। नौकरी में मन लगता था आपका? आखिरी के 3-4 साल नहीं लगा। हाँ। उसके अपने कारण है। जी। तो एक फुल पेंशन, फुल ग्रेच्युटी का जब उस टैग तक पहुंच गए हाँ। तभी छोड़। सर कैसे, मतलब कभी कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा हो आपका, इंसिडेंट कुछ किसी नाटक का
जो बहुत मेमोरेबल रहा हो? अभी अभी कुडाल में मैं एक शो करने के लिए गया, मराठी शो। जी। बड़ा अच्छा रोल था, सब अपनी जगह है, लेकिन आखिर में एक अभंग गाता हूँ मैं उसमें। अच्छा। तो वहाँ पे क्या है कि कुडाल और ये रत्नागिरी साइड, कोकण की साइड में इन लोक कला और अभंग और इसका बड़ा स्थान है। तो उस अभंग गायकी को लेके एक बंदा मेरे पास आया, बोले यार आपने बहुत अच्छा गाया। अरे वाह। जो कि मैं बेसिकली गाना सीखा नहीं, मेरी आई गाती थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, थिएटर के लिए जितना जरूरी उतना गा लेते हैं, हाँ। क्योंकि थिएटर का गाना और क्लासिकल गाना अलग है। क्लासिकल का आता नहीं है, लेकिन सुर की समझ है, तो उतना काम आ जाता है थिएटर सर में। मराठी में कुछ सुनाएंगे हमारे ऑडियंस के लिए? भले वो अवश्य। कविता हो या मैं गायक हो, गाना कुछ सुना भी। देता हूँ। अरे वाह। हा देवांचा देव गणपती सर्वाहुनी वेगळा, आ सर्वाहुनी वेगळा वाहतो दुर्वांकुर कोवळा, वाहतो दुर्वांकुर कोवळा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। उम्र के कारण से आवाज का कंपन अलग आता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा गाया आपने सर। गणेश जी हाँ, को गणेश समर्पित वंदना ये है। गाने, गणेश हाँ, वंदना है, काफी राइट? अच्छे इसके स्टेंजे भी बड़े अच्छे हैं, जी जी बहुत जी। अच्छे हैं। अरे वाह, अरे वाह। सर और क्या शौक है आपको? कविता पढ़ना या कुछ लिखना या देखो, पढ़ने का शौक है, लेकिन वो भी पिछले 10 सालों से प्रमुखता से मैं जी पा रहा हूँ। जी। बैंक की नौकरी और नाटक करते करते उतना नहीं पढ़ टाइम नहीं पाता मिल था। पाता होगा सर। कविताएं पढ़ने का शौक है, अगर सामने लिखी हो तो उसको व्यक्त करने का शौक है। चूंकि थिएटर आर्टिस्ट है तो कविताएं पढ़ना भी एक अपने आप में कला है। हाँ, मतलब कई कवि ऐसे हैं कि जो अच्छी लिखते हैं, लेकिन खुद अच्छा प्रस्तुत नहीं कर प्रस्तुत पाते। नहीं कर तो पाते। प्रस्तुतिकरण कविता का ये एक जी अलग अलग जी। चीज है। पर सहज रूप से कविताएं पढ़ने का, जी जो कुछ एब्सर्ड होती है, एब्स्ट्रैक्ट ये होती है, वो कविताएं उतने पुरता ही है, उसको जितना जरूरी है उतना ही, उसके अलावा नहीं। बाकी पढ़ता हूँ, मराठी साहित्य ज़्यादा पढ़ता हूँ, जी। हिंदी भी है। तो महाराष्ट्र में काफी शोज करते होंगे, मतलब हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, वैसा कंपटीशन बेल्ट के है, कारण से। अभी कंपटीशन। हम जलगांव में, नासिक में करके आए, बताया जी मैंने, पूना में जी किया, जी। कुडाल में किया, अभी अभी फिर जाना है, शायद रत्नागिरी जाना हाँ। हो सकता है। तो क्योंकि मैंने देखा है कि इंदौर में और जो मध्य प्रदेश का भी एक बेल्ट है जो महाराष्ट्रियंस जी, से जी। जुड़ा हुआ है, और इंदौर में क्योंकि होलकर्स ने भी राज किया है, तो एक महाराष्ट्रियंस की यहाँ पे भी एक खूबसूरती है, और बहुत नाटक होते हैं यहाँ मराठी पे। थिएटर यहाँ पे बड़ा समृद्ध है, हाँ पर फिर वही है कि वो शौकिया है। हाँ। यहाँ कमर्शियलाइज्ड कमर्शियल है, नहीं यहाँ है। पे टिकट लगा के शो कोई मराठी हो रहे हो तो नहीं है। व्यावसायिक नाटकों को यहाँ पे संस्था है जो जी। बुलाती है, जिसके हम मेंबर भी हैं, है ना। तो वो अपनी जगह है, पर शौकिया तौर पे रंगमंच काफ़ी है, और हम लोग शौकिया ही करते हैं। सर कभी आपको लगा कि जैसे गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं या पॉलिटिकल एजेंडा चेंज होते रहते हैं, तो उससे कभी आपको ऐसा लगा कि कलाकारों के लिए भी कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसा कभी लगा नहीं, कि कोई ध्यान नहीं देता आर्टिस्ट पे? कभी मराठी रंगकर्मी होने के कारण से मराठी रंगकर्म के लिए हिंदी प्रदेश में संभावना निकलना थोड़ा सा हाँ, कठिन भी होता है। डिफिकल्ट होता है। हिंदी के लिए है, कई लोग रेपेटरीज चलाते हैं, हाँ। और भारत भवन जैसी संस्था भोपाल में स्थापित भोपाल हुई में, थी एक समय, जी। अभी भी चल रही है। हाँ। तो थिएटर के लिए नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीज़ महाराष्ट्र में थिएटर के लिए होती है वो सरकार की तरफ से भी और प्राइवेट भी नहीं हो पाती। महाराष्ट्र में कॉलेज लेवल के ऊपर कितनी एकांकिका स्पर्धा होती है, आपने देखा होगा। तो वहाँ से तो बच्चा तैयार होकर बाहर आता है ना, जी जी जी। वहीं से तैयार होगा। एकदम से कोई 45 साल का आदमी थोड़ी मिलेगा आपको। अगर आज मैं मिल रहा हूँ आपको, तो मैं 45 साल बाद मिल जी रहा क्या हूँ। है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। सर कैसा आपका मतलब पूरा बचपन सर मध्य प्रदेश में ही बीता, हाँ, या यहीं से हैं आप, आपकी फैमिली? हमारी 4 पीढ़ियाँ यहीं से। हम वैसे कोकणस्थ ब्राह्मण है, मराठी। अच्छा, कोकणस्थ मतलब कोकण एरिया, कोंकण तो एरिया हमारा वहाँ कोई संपर्क नहीं है। हम यहीं पिछली 4 पीढ़ियों से मान के चलो, जो मुझे याद से। है। जी। सर कैसा लगता है इंदौर आपको? बहुत बढ़िया। इंदौर मतलब इंदौर में रहने वाला आदमी इंदौर छोड़ के कहीं जाना पसंद नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। और खाना भी पसंद नहीं करता। ये मेन दिक्कत है जो लोग फेस करते हैं इंदौर के जो है, अगर वो बाहर जाते हैं तो सर खाना पसंद नहीं आता उनको बिल्कुल भी। पोहे तो बिल्कुल नहीं आते। पोहे नहीं आते तो सेव मिक्सचर भी तो नहीं मिलता है बाहर नहीं अच्छा मिलता, वाला? नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। नहीं मिलता। तो सर आपको मतलब पोहा ज्यादा पसंद है या मिसल पाव पसंद है? मग पोहा। पोहा ना। सर थिएटर और रियल लाइफ में जो आम जीवन होता है उसमें समानता है? जैसे एक आम आदमी हो सर, उसको नहीं पता है थिएटर क्या होता है, वो कैसे देख सकता है इस चीज को? नहीं, उससे संबंधित अगर कुछ स्क्रिप्ट है या ऐसा है, तो वो बहुत जल्दी अटैच हो जाता है उससे।
और होता भी है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी अगर दिख रही हो या अपन जिस प्रकार से जी रहे हैं वैसा कुछ सामने दिख रहा हो तो आप उसके साथ जुड़ते चले जाते हो। सही बात है सर। सर जो हमारे दोस्त हैं वो देख रहे होंगे जो ये एपिसोड, और एक्टर्स भी होंगे, आर्टिस्ट होंगे, पर एक आम जनता भी होगी, तो क्या जी। मैसेज आप देना चाहेंगे आपकी तरफ से? मैसेज तो यही है कि हम सामने जो कुछ देख रहे हैं वो सच नहीं है। कि कई बार कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें स्टेज के ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर होती है, लेकिन वो होती सच है, लेकिन जो दिखाई जा रही है वो सच नहीं है। और जो एक बड़ी बात कही जाती है कि कला को करने वाले से बड़ा कला को प्रोत्साहन देने वाला होता है। तो जितने भी ये दर्शक हैं ये प्रोत्साहित करने वाले हैं, मगर अगर मैं स्टेज पे गया और मेरे सामने उतने दर्शक नहीं हो, 2 3 4 5 ही हो, तो हो सकता है कि अगला मैं शो करूँ नहीं करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दर्शक रहेंगे तो उनके सामने प्रस्तुति देने में, सिर्फ कोई सी भी कला के लिए, वो सिर्फ नाट्य कला की बात नहीं है, आप उसको एक चित्रकला वाला भी बंदा है, गैलरी लगा रहा है, और गैलरी में अगर चित्रकार के चित्र को देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है तो अगली चित्र प्रदर्शन करते समय वो कहीं तक भी अपने आप को खींचेगा। तो वही चीज़ है, तो प्रोत्साहित करने वाले दर्शक है, इसलिए मराठी में हम लोग उनको माए बाप बोलते हैं। जी, माए बाप है, ये जन्मदाता है कला के कला की। सामने बैठे हुए। सो फेवरेट एक्टर कोई आपका? हिंदी में अलग है, मराठी में अलग हाँ, है, तो बताइए लेकिन ना ऐसा कुछ नहीं। श्री राम लागू जी बड़े अच्छे श्री लगते राम। थे, लेकिन उनको इतना रूबरू देखने का उतना मौका नहीं मिला। लेकिन हिंदी में तो काफ़ी लोग हैं, पर वो सारे थिएटर से जुड़े प्रमुखता से आते हैं, बताइए। कमर्शियल कम नसीर भाई हैं, नसीर है भाई ना? हैं। मुझे पंकज कपूर भी बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अब आजकल दिखाई नहीं देते वो। हाँ, पर थिएटर में कई कम दिखाई कई देते हैं। ऐसे हैं कि जो अपनी लिमिटेशंस के बावजूद भी एक बड़ा ऊंचा स्थान हासिल जी। कर लेते हैं, जिसमें संजीव कुमार जी का नाम लूंगा मैं। संजीव कुमार। ग्रेट एक्टर, ग्रेट। मतलब उन्हें मालूम है कि अपनी आवाज़ का रेंज क्या है, अपनी बॉडी क्या है, पर वो जो सहजता उनके हास्य वाली भूमिकाओं में भी होती थी, वही सहजता अपने ठाकुर साहब में भी मिलती थी आपको। बहुत वर्सेटाइल एक्टर एग्जैक्टली, वो अभी तक के श्रेष्ठ ही हो कह सकते हैं। और एक्टिंग, सिनेमा का कलाकार जो होता है ना, वो थोड़ा सा जरा हाईफाई हो जाता है, वो अपनी की एक स्टाइल में जीता है। हम पुराने बिल्कुल शम्मी कपूर के ज़माने से देखते हैं, आप देवानंद को देखिए, राजेश खन्ना को देखिए, इवन अमिताभ बच्चन का शुरुआती दौर दिखेगा तो एक वो ओरा है उनका, वो स्टाइल है, उन्होंने तैयार किया वो एक्टिंग का स्टाइल, और उसमें वही दिखते हैं कि अमिताभ बच्चन दिखेंगे जो भी है, राजेश खन्ना ही दिखेंगे, लेकिन संजीव कुमार नहीं लगे, वो कैरेक्टर लगे। और वो कैरेक्टर लगने होने के कारण से चूंकि मैं थिएटर वाला हूँ तो मेरे ज़्यादा करीब आ गए, ये कह सकते हैं। पर सर जैसे आपको अगर फ्रीडम है कि आपको फुल राइट्स है, अथॉरिटी है, तो कोई ऐसा वर्ग है, कोई स्पेशली कोई ऐसी चीज़ है जो आप बदल देंगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए सोसाइटी में बिल्कुल भी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से कुछ भी परोसा नहीं जाना चाहिए, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बाबत अगर कोई स्क्रिप्ट मेरे पास आती है तो मैं जरूर करना चाहूँगा। बहुत अच्छा बोला। बहुत सिंपल सा गणित है। हमारे यहाँ पहले मकान के दरवाजे पे, मेन दरवाजे पे ड्योढ़ी हुआ करती थी, जिसको मराठी में उंबरठा बोलते हैं, हिंदी में और क्या बोलते हैं, ड्योढ़ी, और है ना। समझ वो गई। ड्योढ़ी कहने को था कि बाहर की धूल अंदर ना आए, उसके साथ ये भी था कि अंदर का कचरा भी बाहर ना जाए, अंदर की धूल भी, अंदर का जो भी है मैलापन अगर है तो वो भी बाहर न जाए, आप समेट लो और फिर बाहर किसी एक जगह पे डाल दो, फैले नहीं, बाहर का फैला हुआ गंदा जो है वो अंदर ना आए, अंदर का फैला हुआ गंदा बाहर न जाए। वो ड्योढ़ी थी। ड्योढ़ी के दूसरे भी अर्थ बहुत है। आपकी सारी खुशियाँ, आपकी पारिवारिक खुशियाँ, पारिवारिक गम उस ड्योढ़ी के भीतर। ड्योढ़ी के बाहर आप परिवार नहीं रहते, आप समाज हो जाते हो। समाज की 4 गलियां पार कर देते हो तो आप देश हो जाते हो। पर अभी होता क्या है कि हमारी विचारधारा जो है, पारिवारिक जो है, व्यक्तिगत जो है, वो हम समाज में मानने चले जाते हैं। हमें समाज के हिसाब से करना है। मुझे ठीक है कि मुझे ना बिना नाक पे हाथ रखे छींकने की आदत है, तो घर में छींक लूँ ना। बाहर जाऊंगा तो मुझे एक वो रेस्ट्रिक्शन जो है समाज के, वो मुझे फॉलो करना चाहिए, और होता नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि शादी ब्याह हो रही है ना, तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि शादी हो रही है, तो इसकी बारात, रास्ते में बारात निकालने की क्या जरूरत है भाई? ऐसा कौन सा तीर मार लिया है? सर खुशी मनाते हैं ना वो लोग तो।
खुशी में आप किसी का अनर्थ कर रहे हो ना, किसी को परेशान कर रहे हो ना, रास्ते का ब्लॉकिंग कर रहे हो, आप वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस पॉल्यूशन कर रहे हो, वो करने का अधिकार है क्या आपको? नहीं है ना। जी नहीं है। तो ये चीज़ें तो हम ये नहीं समझ में आ रहे हैं कि ड्यूटी के भीतर हम हैं, हमारी खुशी है, हमारे गम ड्यूटी। हम घर से बाहर जाके जोर जोर से ढिंढोरा पीट के रो रहे हैं, वो भी गलत है ना, वो भी गलत है। ठीक है यार, आपके दुख सभी के दुख है, जी। दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना गम है, ऐसा सोचने वाले कितने लोग हैं? नहीं है। सब अपनी चीज़ों को बताने के लिए हम समाज में आ गए। अब सोशल माध्यम ने तो पूरा ड्यूटी क्या सब सब खत्म ही कर दिया, इतना बाहर निकाल दिया आपको पूरी कि तरीके से। पूरी तरीके से तो कुछ भी। और अच्छा, फिर होता क्या है उसमें कि इतना नकलीपन आ जाता है कि उसमें से असली कौन है हम पहचान नहीं पाते, इसलिए हम अवॉइड करना शुरू कर। हमारे घर के द्वार पे आया हुआ एक भिखारी जो रोटी मांगता है, तो हम उसको रोटी नहीं देते हैं। हमें पता नहीं होता कि ये सच में भिखारी है या नहीं। सर वो भरोसा नहीं रहा अब लोगों में एक दूसरे नहीं के पहचान नहीं ऊपर पा, हम पहचान हमारा पहचानने का तंत्र खत्म हो गया है। जी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो रेफरेंस किया, तो अभिव्यक्ति मैंने वही बताया ना कि अभिव्यक्ति आपकी, आप सच में गरीब हो तो आप प्रदर्शित हो ना, किसने मना किया है? लेकिन आप गरीब नहीं हो तो भी आप अभिव्यक्त हो रहे हो। और आप यही नहीं, बड़ा अजीब है। जी हाँ, मतलब मैं उसको व्यक्त नहीं कर पाता कि श्लीलता और अश्लीलता वाला भी एक डिफरेंस है। जी कितना दिखाना चाहिए, क्यों दिखाना चाहिए? ओटीटी प्लेटफॉर्म आया तो उसके अंदर न जाने कितनी सारी हाँ। चीज़ें आने लगी हैं। क्यों आने लगी हैं? आप रियलिस्टिक वे की बातें करते हो तो रियलिस्टिक के कारण सारी रियलिस्टिक चीज़ें दिखाओगे क्या? फिर भी आप कुछ रियलिस्टिक चीज़ें तो रोक लेते हो ना, नहीं दिखाते हो ना, नहीं दिखाते हो। पर जिसमें लोगों का रिस्पांस बढ़े, लोगों की ऊर्जा आपके पास मिले, उत्तेजना उनकी बढ़े, इसके कारण से ये सारी चीज़ें दिखाना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? सर नहीं है क्योंकि ज़रूरी। ओटीटी आ गया तो उसमें वैसा कोई सेंसर बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं है, तो क्या पर लोग वैसी चीजें दिखा रहे हैं फ्रीडम में जो लोगों को उत्तेजित करें, या समाज है का जो ना, आईना बोलते आ ही रही है ना, तो वो आ ही रहे हैं आप। गलत इम्पैक्ट भी डाल रही है गलत सोसाइटी पे। कोरोना पीरियड में इन सारी चीज़ों ने गलत इम्पैक्ट डाला था। तो आप ध्यान रखना, कोरोना पीरियड में ये सारे नाटक जितने भी थे जिसमें सेक्स को बड़ी प्रचुरता के साथ जी। दिखाया गया था, वो वाली टीआरपी उनकी कम हो गई थी, क्योंकि सारा परिवार घर में बैठा है, तो आप कैसे दिखाओगे? और इसी कारण से कुछ पारिवारिक ओटीटी प्लेटफॉर्म जो चालू हुए और चल रहे हैं, उसके पीछे का श्रेय मैं कोरोना काल को दूंगा जी कि कोरोना ने ये बहुत बड़ा आधार किया है, बहुत बड़ा काम किया है। ये एक अच्छी चीज रही। आज क्या है, जैसे मेरे नाटक में एक कैरेक्टर है पुलिस वाले का। हाँ हाँ आप पुलिस वाले हैं तो एक भ्रांति है, एक दिमाग में बैठा हुआ है कि वो सीधे सीधे माँ बहन की गाली बकते हैं। तो ठीक है, मैंने एक एंट्री ली और उसने एक को रेपट मारा और एक माँ की गाली बक दी, हो गया ना, एस्टेब्लिश हो गया मेरा पुलिस वाला एज ए कैरेक्टर। अब मुझे पूरे नाटक भर उसको शुरुआत गाली से करो और संवाद का अंत भी गाली में ही करो, ऐसे क्या जरूरत है? क्या नहीं है ना। पर आपको ओटीटी में वो मिलेगा, मिलेगा, जरूरत नहीं है। आपको सजेस्टिव रहना है। कितना एक जमाने में प्रेम दिखाने के लिए, चुंबन दिखाने के लिए दो फूलों को साथ में लाया जाता था ना, अब क्या रहा है? फूल वूल पता नहीं कहाँ के कहाँ निकल गए, फूल रहे ही नहीं दुनिया में, ऐसा लगता है। सही बात है सर। अब तो सामने के सामने जो है वो तो ये beauty जो है ना, ये खत्म हो सहजता खत्म है, ये सहज नहीं। हम बेच रहे गई। हैं, जी जी हम बेच रहे हैं अपने आप को। सर, क्योंकि वो होता था ना कि जो हम सिंबॉलिकली दिखाया करते थे, जो उसकी ब्यूटी थी, ऑडियंस खुद समझ जाती थी, निश्चित। वो चीज़ खत्म हो गई क्योंकि अब डायरेक्टली ही है जो भी है। शुगर फ्री है ना सर आपकी? हाँ, वो सब एक कहावत है ना कि मीठा समझ के ले लो, तो इसको मीठा कर लो, कर लिया, तो अच्छी चाय के है। बिना तो सर कैसे अच्छा लगेगा? बैंक की नौकरी और नाटक, ये दोनों के अगर पर्यायवाची पूछे तो चाय पीना। चाय सर, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि मेरे जो दोस्त बता रहे थे, जैसे मैंने इनके मुंह से भी सुना है कि चाय पीने की आदत नहीं थी ना शौक था, और थिएटर करना शुरू किया और चाय पीने की आदत लग गई। चाय ब्रेक। और बड़े खुशकिस्मत हो आपकी, आपको चाय की आदत लगी है। नहीं तो थिएटर करने के कारण से तो कई बार मैं बदनाम हो गया, कैसे नाटक वाले हो तुम यार, तुम सिर्फ चाय पीते हो। हाँ, उनको लगता है कि सब चीजें करने लगते हैं लोग। सर वो भी हिस्सा है ना, लेकिन क्यों चीजें ऐसे लोग करने लग जाते हैं, ये आदत पड़ जाती है उनको। पता नहीं क्यों ये भ्रांतियां चली आ रही है, लेकिन अब इतनी ज्यादा अंदर तक घुस गई है कि जैसे भ्रष्टाचार है कि वो निकालना बड़ा मुश्किल है, तो वैसे ये चीजें भी निकालना मुश्किल है कि आपको अगर कहीं से कांटेक्ट लेना है, किसी के सपोर्ट में जाना है, कुछ करना है, कुछ विचार करना है, चिंतन करना है, तो आप व्यसनाधीन हो जाते हो। उसके सिवा हाथ में ग्लास आए बगैर हम कोई नया प्रोजेक्ट कर नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हो गया 64 साल का, मैंने आज तक कभी किसी भी प्रकार के अल्कोहल को नहीं छिया है। सर नशे का और कला का क्या, कोई कलाकार का कोई ऐसा रिश्ता है क्या कि लोग नहीं, सुनने में आता है ना ऐसी चीजें? एक्चुअल में अधिकता
आपके काम करने की अधिकता है। तो जो मेरा एक मित्र था मुंबई में, वो बताता था कि इन्हें इतनी ज़्यादा थकान हो जाती थी कि जैसे 2 पैग पिए और सो गए, तो नींद लग जाती थी, तो सुबह फ्रेश होके आते थे हम। अब ठीक है यार, ये फ्रेश होने का तरीका बड़ा कठिन है क्योंकि 2 पैग अगर 2 पैग तक ही सीमित रहे तो उसके मायने हैं। हाँ। आपके कब 4 पैग हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और सर ऐसा भी होता है कि वो जान नहीं पाता और आप एक्टिंग में भी वो चीज़ घुस जाती है कि फिर आप हाँ, उसके बिना नहीं कर पाते हो। वही तो मुश्किल है ना वो। अच्छा, कई लोग संभालते हैं अपने आप को, पर खैर शौकिया रंगकर्म में ये प्रमाण कम है, जी। निश्चित तौर से कम है। जी। लेकिन जो व्यावसायिक होते हैं वो करते हैं, तो कई लोग अब दिनचर्या हो गई यार। अब हम चाय पी रहे हैं ना, दिन में 4 कप चाय पी जाते हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं चाय में भी तो कुछ तो भी है, तभी तो पी रहे हैं, तो कहीं तभी तो किक हो रहा है। लेकिन वो समाज को घातक नहीं है। हमारी चाय पीने से किसी को तकलीफ नहीं हो सकती, लेकिन हम बहक गए तो हाँ। तकलीफ दे सकते हैं। फिर वही वाली बात है कि जो भी करना है आप आपकी ड्यूटी के भीतर करो, अंदर पियो ना, घर में बैठ के चाहे जितनी शराब पियो, आड़े नीचे पड़े रहो, कोई दिक्कत थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। सर लेफ्टिस्ट होना जरूरी है क्या कलाकार को, कि वो हमेशा नहीं ऐसी होता कोई है। बात ही वो ऐसा नहीं। मुद्दा उठाए कि ये गलत है, ये सही है? ये एक है ना, इतनी ज़्यादा नसों में घुस गई है ये बात कि अब मेरा नाम तो श्री राम है ना, तो आप क्या विचारधारा लगाओगे मेरी, हाँ। है ना। मेरे को कोई बोलता है तो मैंने कहा यार मेरी विचारधारा मेरे नाम में है, अगर आपको ऐसा लगता ही है तो, पर विचारधारा है मेरी, तो मैंने फिर वही बोला ना कि वो विचारधारा मेरी है ना। जी। मेरे को समाज में अगर प्रस्तुत करना है तो मुझे उस ढंग से प्रस्तुत होना पड़ेगा ना। अब जो तुमने लेफ्टिस्ट है ये वाली जो बात जी। की है, तो उसमें क्या एक सीधा सा गणित है कि हमें विलन क्यों पसंद है। हम्म। फिल्मों में अगर देखने जाएंगे ना, तो हीरो से कई बार विलन जब तक आखिर तक पिटता नहीं है ना, तब तक विलन बड़ा श्रेष्ठ होता हाँ। है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आप जब भी सत्ता के विरोध में बात करते हैं तो आपके पास पॉइंट्स हैं हम्म। और पॉइंट्स निकल आएंगे। हम्म। आज की तारीख में मैं इस उम्र में अगर मैं कहीं डॉक्टर के पास जाता हूँ कि मैं फिट हूँ, आप चेक कर लो, तो उसमें से भी मेरी कुछ न कुछ बीमारी निकल आएगी। जी। तो इस समाज में कोई भी पूर्णतः व्यक्ति है ही नहीं, तो पूर्ण सत्ता भी नहीं है, सही बात है सर। पूर्ण समाज भी नहीं है। समाज में भी अब पूर्ण समाज होता तो ये जो बड़े बड़े केसेस आ रहे हैं, रेप के कह लो या डकैती के कह मर्डर, लो या चोरी चकारी, हाँ, जो ये भी सब चीजें हो रही ये हैं, नहीं आते ना, नहीं आते। नहीं आते ना, तो पूर्णता कहीं है ही नहीं ना। फिल्म देखने के लिए गया तो एज ए क्रिटिक गया मैं, तो एज ए क्रिटिक में इसमें क्या अच्छा है वो देख ही नहीं रहा हूँ, बुराई इसमें क्या कमी बुरा है ढूंढ रहा हूँ। वही ढूंढ रहा हूँ ना मैं। तो सत्ता के विरोध में रहने वाले जब कभी सत्ता में आएंगे तो उनके विरोध करने वाले तैयार हो जाएंगे। सही बात है। अब आप उनको सोशलिस्ट कह लो, लेफ्टिस्ट कह लो या सामान्य विचारधारा, अपन किसी विचारधारा पे नहीं जाते, लेकिन ये विचारधारा लोकतंत्र है जी। तो ये रहेगी। हाँ, लेकिन क्या होता है कि जितनी रचनात्मकता के साथ ये लिख रहे हैं वो पढ़ा जा रहा है, और रचनात्मक लिखने वाले लोगों की इनमें बहुतायत है, जी। और ये अच्छा है, पर उसको कला के रूप में ही लेना। हाँ। कला के रूप में मतलब अब अच्छा लिखना और समझ में आए वैसा लिखना, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे एक घटना थी जिसमें उसके पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ से बातें हो रही थी, लेकिन एक ने ऐसा लेख लिखा कि आखिर तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये इस घटना के पक्ष में लिख रहे हैं या विपक्ष में लिख रहे हैं। तो ये भी कला है, ये भी कला है। मतलब अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो आप उसको कंफ्यूज कर दो। हाँ, वाह सर, ये बहुत सही बात बताई आपने। हाँ। आप पता क्लियर जस्टिफाई नहीं कर सकते तो आप उनको कंफ्यूज कर दो, कंफ्यूज कर कन्विंस दो, नहीं कर सकते हाँ, नहीं कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कर दो। अच्छा, वो कंफ्यूजन में अगला जीता रहेगा और वे छोड़ देगा, जान दे यार। अधिकतर तो यही होता है सर, सही बोल रहे हैं आप। नहीं तो यही है ना। हाँ। अब हम फिल्मों की बातें करते हैं तो हमारा विलन बड़ा आदर्श चरित्र में रहता है, लेकिन करता है सब नकली काम। पर अब फिल्मों के नाम नहीं लेते अपन, लेकिन होता है ना ये, तो हम उसको श्रेष्ठ मान लेते हैं ना, क्योंकि क्या है कि वो 1 करोड़ कमा रहा है तो 100 रुपये लोगों को दे रहा है, तो लोग खुश हैं, और लोग इन 100 रुपये में ही खुश हैं यार। सही बात है सर, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। उनको सर वो ये मैथ्स ये ही नहीं ये पता ना। ये बड़ा हम सिर्फ हमारा सोचते हैं ना, हमें क्या करना है। तो मैं दुनिया भर की बात कर दूं कि
ये चालान बन रहे हैं, लाइट्स से आपकी मोटरसाइकिल का नंबर पकड़ में आ रहा है, और उसके कारण से आप रॉन्ग साइड चले गए और आप ये लाइन क्रॉस कर ली और आपका चालान आ गया, तो चालान आ गया, ऑनलाइन आ गया 500 रुपये का, तो आपने भर दिया। लेकिन वहीं पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो मेरे जैसा बंदा भी 100 रुपये दे के भागने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि मैं इतने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन ये विचारधारा भी मेरे में है ना जी, ये सब में है कि हम सिर्फ अपना सोचते हैं। करेक्ट, आग लगे बस्ती में, अपन तो रहो मस्ती में। सही बात है सर, ये तो बहुत सही बात बोली सर। एक और क्वेश्चन, जी। आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस पुराने टाइम की हो या अभी की हो, आप बताइए, जो बहुत ही पसंद रही हो आपको, कि कभी उनके साथ एक्टिंग करने का मौका मिले या ऐसा कुछ सोचा हो? नहीं, वो नहीं सोचा मैंने कभी भी। पर जिनको देखना पसंद हो लेकिन आपको। हम सेल्यूलाइट वाली बातें करते हैं तो जी। विद्या बालन जरूर मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगी। और पुराने जमाने में नूतन, नूतन जी सर, दोनों ही बहुत अच्छी कलाकार रही हैं। तो ये दोनों एज ए एक्ट्रेस बहुत पसंद है। और बाकी तो फिर उधर थिएटर में भक्ति बर्वे जी थी। अच्छा, भक्ति बर्वे मराठी एक्ट्रेस। हाँ, हिंदी तो मैंने इधर आते भी नहीं उतने, और ऐसे कमर्शियली हिंदी कुछ है भी नहीं ना। हाँ। पर अभी काफ़ी लोग हैं, जी। मराठी में भी काफ़ी लोग हैं, तो ऐसा प्रमुखता से कि स्पेसिफिकली इनका नाम लिया जाए ऐसा नहीं है। लेकिन भक्ति बर्वे पसंद होने के पीछे का एक और कारण हो सकता है मेरा स्वार्थ हो। उनकी हाइट भी बड़ी छोटी सी थी। लेकिन वो जाने भी दो यारों में नसीर और रवि वासवानी के सामने भी बड़ी ताकत के साथ उस कैरेक्टर में खड़ी थी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अच्छा सुंदर अभिनय करती हैं। अरे इसके अपने प्लस माइनस है। अब जैसे एक पिक्चर में करने गया तो सर आप है ना थोड़ा सा ऊपर मत देखिए, आप ये ऐसे इस लेवल पे देखिए, इस लेवल पे। अब मेरे को पिछले 40 सालों से ऐसे हाइट कम होने के कारण से साथी कलाकारों को ऊंचा देखने की आदत है ना, तो मेरे को अपने को नीचे लाने में बड़ा वक्त लगा। डिफरेंट लगा होगा आपको, बहुत वक्त डिफरेंट। लगा। क्या बात है सर, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बातें हुई आज, बहुत मजा आया आपसे मिलके। मुझे भी अच्छा लगा। बस मैंने क्या बोला ना कि कई बार क्या होता है कि आप वक्ता के रूप में आ जाएं और इस विषय पे बात करें या उस विषय पे बात करें तो बड़ा मैं असहज हो जाता हूँ। मैं बिल्कुल इंदौरी भाषा में बोलता हूँ कि मेरे को छेड़ो कोई। तो छेड़ो मतलब सवाल करो, सवाल निकलेंगे तो उसके जवाब निकलेंगे, और फिर जवाब में से फिर नए सवाल निकलेंगे, फिर नए जवाब निकलेंगे। हो सकता है अपन आगे 4 घंटे और चल सकते हैं। बिल्कुल, ये बातों का सिलसिला डेफिनेटली जारी रहेगा। और सर आपको कैसा लगा? आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा। निश्चित लिविंग यूनिकॉर्न्स के आगे जो सहजता है ना, वो सहजता जिसकी बात में करता हूँ वो यहाँ पे महसूस हुई। नहीं तो कई बार इसके पहले भी कुछ जगह इंटरव्यू देने के लिए गया तो एक वो अरे आप और इतने वो जो चालू हो जाता है ना, तो वो बड़ी समस्या आ जाती है। सर ओवरऑल ही लगा कि ये इस हमने जगह बदली तो इस जगह पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, ये और ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये आ गया ना, घर जैसा आ गया ना, ड्योढ़ी के अंदर आ गया अब। तो ड्योढ़ी के अंदर आने के बाद और ढंग से व्यक्त हो सकते हैं। जहाँ पे सर वो बात स्टार्ट की थी वो बात एंड भी वहीं पे होगी कि हम ड्योढ़ी के अंदर आ चुके हैं। और यही रहना है हमें, हमारे को अपने आप को अंदर सीमित रखना है, और हमारे को जो अच्छा है वो हमारा बाहर निकालना है, ड्योढ़ी के बाहर। उससे कुछ जितना अच्छा दे सके दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया दोस्त।